अतुल ने मरने से पहले 6 लोगों के नाम लिखे थे जो उसके मरने के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस पत्नी की वजह से आज उसका ये हाल हुआ, उससे ज्यादा जिम्मेदार वो फैमिली कोर्ट की महिला जज रीता कौशिक को बताता है। अतुल अपनी कहानी खत्म करने से पहले वो अपनी 12 ख्वाहिशों को भी बताता है, जिसमें से उसकी एक ख्वाहिश ये थी कि उसकी मौत के बाद उसकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। इसके अलावा बाकी के 11 ख्वाहिशें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या थी अतुल सुभाष की पूरी कहानी, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। अतुल बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। वो पढ़ाई में काफी अच्छा था और उसे कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपना करियर भी इसी फील्ड को चुना और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया तो अतुल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी महारत हासिल कर ली। फिर जॉब की तलाश में अतुल बेंगलोर पहुंच गया, जहां उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अतुल काफी नॉलेजेबल थे तो उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलती थी। उसकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। फिर शुरू होता है अतुल का बुरा दौर। वो दिन आता है जब अतुल की शादी होती है। अतुल एक मैट्रिमोनियल साइट की मदद से निकिता से मिलता है। दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। दोनों के घर वालों को भी दोनों की जोड़ी पसंद आ जाती है, जिसके बाद 2019 में अतुल और निकिता की शादी हो जाती है। अतुल और निकिता शादी के बाद बेंगलोर में ही रहने लग जाते हैं। दोनों पति और पत्नी के बीच रिश्ते ठीक ठाक ही थे। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ ठीक ठाक कट रही थी। बीच बीच में दोनों के बीच खिटपिट हो जाया करती थी, लेकिन फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो जाया करता था। कुछ समय के बाद अतुल एक बेटे का बाप बन जाता है। बाप बनने पर अतुल अपने आप को भाग्यशाली मानता है और खुश रहने लगता है। लेकिन अतुल शायद इस बात से अनजान था कि उसकी कहानी में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल निकिता की माँ अपनी बेटी और दामाद के यहाँ बेंगलोर आ जाती है और उनके साथ ही रहने लग जाती है। अतुल तो रोज सुबह होते ही अपने काम पर चला जाया करता था, लेकिन निकिता की माँ दिन भर निकिता के साथ रहती और न जाने उसके दिमाग में क्या क्या भरती रहती। धीरे धीरे अतुल और निकिता के बीच कहासुनी शुरू होने लगी। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे। ना तो दोनों एक दूसरे से ठीक से बातें करते और ना साथ कभी बैठते। निकिता की माँ अब निकिता को समझाती है कि वो अतुल से पैसे लेकर अपने भाई को दे, क्योंकि उसके भाई को पैसों की जरूरत है। जिसके बाद निकिता अपने पति अतुल से अपने भाई के लिए पैसे की डिमांड करती है। पहली बार निकिता ने अतुल से अपने भाई के लिए 3 लाख की डिमांड की थी। अतुल ने वो 3 लाख दे दिए। फिर दोबारा अतुल से 14 लाख की डिमांड की गई। अतुल ने फिर से 14 लाख रुपए उनको दे दिए। इसके बाद फिर से 3 लाख की डिमांड की गई। किसी तरह अतुल ने ये भी पैसे उनको दे दिए। लेकिन निकिता और उसकी मां ने कुछ दिनों बाद इस बार अतुल से 50 लाख की डिमांड कर दी। इस पर अतुल कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनते ही वो लोग भड़क जाते हैं और फिर बार बार पैसों को लेकर उनके बीच कहासुनी होने लग जाती है। तब फिर अतुल कहता है कि उसने जितने भी पैसे दिए हैं उसे वापस चाहिए। इस पर निकिता और उसके घर वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं। अब इनका रिश्ता हद से ज्यादा बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद कोरोना आ जाता है। कोरोना काल के समय ही निकिता अपनी मां और अपने बच्चों को लेकर बेंगलोर से जौनपुर चली आती है। अब निकिता जौनपुर से अतुल को फोन करती है और उसे पैसे देने की धमकी देते हुए कहती है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसे बर्बाद कर देगी। अतुल के पास जितने पैसे थे वो पहले ही निकिता और उसके भाई को दे चुका था। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वो निकिता से बार बार कहता है कि उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो अब और पैसे नहीं दे सकता है। इस पर निकिता और उसके घर वाले भड़क जाते हैं और उस पर केस करने की धमकी देने लगते हैं। इसके बाद निकिता और उसके घर वाले अतुल के खिलाफ दहेज, वायलेंस, अननेचुरल सेक्स और तो और निकिता के अपने फादर के मर्डर का मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। और ये सारे के सारे मुकदमे जौनपुर की अदालत में दर्ज करवाए जाते हैं। अतुल के साथ साथ उसके बूढ़े माँ बाप और एक भाई के ऊपर भी केस दर्ज करवाया जाता है। अतुल बेंगलोर में जॉब करता था तो वो वहीं पर रहता था, लेकिन उसकी बीवी ने केस जौनपुर में दर्ज करवाया था। इसलिए जब भी अदालत में सुनवाई की तारीख आती, अतुल को बेंगलोर से जौनपुर पहुंचना पड़ता था। अतुल के ऊपर इतने केसेस दर्ज करवाए गए थे कि हर 15 से 20 दिन में उसके कोई केस की तारीख आ जाती थी और उसे हाजिर होना पड़ता था। अब हर 15-20 दिन में जॉब से छुट्टी लेकर जौनपुर से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से जौनपुर आने जाने में पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, ऊपर से जॉब भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां ज्यादा मिलती नहीं है और ऐसे में अतुल हर 15-20 दिन में छुट्टी पर ही रहता था। अपनी बीवी और उसके घर वालों से अतुल तो परेशान था ही, जॉब पर भी अतुल को काफी प्रेशर झेलना पड़ रहा था। अतुल पर एक 302 दर्ज करवाया गया था,
जो कि निकिता के पिता के मर्डर का था। दरअसल निकिता की मां ने अपने पति का मर्डर का इल्जाम अतुल पर लगाया था। निकिता की मां का कहना था कि एक बार अतुल ने 10 लाख रुपए मांगे और उस 10 लाख की डिमांड को सुनकर निकिता के पिता सदमे में चले गए और उनकी मौत हो गई। एफआईआर में लिखा गया था कि उनकी मौत की वजह अतुल है, क्योंकि अगर वो दहेज ना मांगता तो उनको सदमा न लगता और हार्ट अटैक नहीं होता। ये मामला अदालत में पहुंचता है, दलील शुरू होती है। बहस शुरू हुई तो एक बात पता चला कि पिछले 10 सालों से दिल्ली के अस्पताल में निकिता के फादर का इलाज चल रहा था, क्योंकि वो दिल के मरीज थे और डायबिटिक भी थे, और उनकी मौत उस 10 साल पुराने लंबे बीमारी की वजह से हुई थी, ना कि उसने जो इल्जाम लगाया था। क्रॉस एग्जामिनेशन में उसी कोर्ट में निकिता ने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी, तो अदालत ने भी कह दिया कि ये क्या बेवकूफी है, जिसके बाद अतुल पर लगे 302 को हटा दिया गया। 302 तो हट गया, लेकिन उस पर बाकी दूसरे मुकदमे चल ही रहे थे। अब निकिता और उसके घर वाले चाहते थे कि अतुल को और परेशान किया जाए ताकि वो उन्हें पैसे देने लगे। इसलिए अब निकिता की फैमिली हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वहां कहती है कि सुनवाई में बहुत वक्त लग रहा है, इसलिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे दिया जाए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीखें जल्दी जल्दी आती है। अतुल पर जितने भी केस दर्ज किए गए थे उनमें से एक केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच जाती है। निकिता और उसके घर वाले इतने में ही नहीं रुके, वो लोग पेशकर और बाकी लोगों को भी पैसे देकर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन की तारीख दिलवा देते। अब अतुल बैंगलोर से एक तारीख पर जौनपुर आता, वापस फिर बैंगलोर पहुंचता, तब तक अगले दिन उसके पास दूसरा संबंध आ जाता कि नेक्स्ट डेट आपका 2 दिन बाद का है। अब उसका एक कदम बैंगलोर में और एक कदम जौनपुर में। सोचिए कि महीने में 8 बार फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी। वो नौकरी करता, पैसे कमाता कि सब छोड़कर सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटता रहता। यही सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन इसके बाद उसके बुजुर्ग माँ बाप पर भी मारपीट और दहेज का केस डाल दिया गया। अब माँ बाप भी बिहार से जौनपुर के चक्कर काटने लग गए। अब यहाँ पे कानून का भी मजाक देखिए कि पति पत्नी रह रहे थे बैंगलोर में। इल्जाम है कि बैंगलोर में टॉर्चर किया गया, मारपीट भी बैंगलोर में की गई। बैंगलोर में रहकर ही उससे दहेज के पैसे मांगे गए, लेकिन मुकदमा जाकर दर्ज होता है जौनपुर में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बैंगलोर में केस दर्ज होगा तो यही कोर्ट है, वो कभी भी पेश हो जाएगा। लेकिन बार बार जौनपुर आने जाने में वो परेशान हो जाएगा। ये सब कुछ होता रहा और अदालतों के आंखों में पट्टी बंधी रही। जब निकिता अपने बच्चे को बैंगलोर से लेकर जौनपुर गई थी, उस वक्त उसका बेटा 2 महीने का था और अब वो पूरे 2 साल का हो चुका है, और तब से लेकर आज तक अतुल कोर्ट के चक्कर ही काट रहा है। फिर भी एक दिन भी निकिता अपने बच्चे को साथ लेकर कभी नहीं आई, ताकि अतुल उससे ना मिल सके। जब भी वो अदालत पेशी में जाती तो अपने बेटे को साथ लेकर नहीं जाती। जिस फैमिली कोर्ट में ये मैटर था, उस फैमिली कोर्ट की एक महिला जज थी, और इसी जज ने अतुल को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, जैसा कि उसने वीडियो में बताया है। और उस जज साहिबा का नाम है रीता कौशिक। इसके अलावा एक पेशकर था, माधव पेशकर, जो कोर्ट में पर्ची से लेकर बाकी चीज या तारीख वगैरह देखता है। अतुल ने मरने से पहले 6 लोगों के नाम लिखे थे जो उसके मरने के लिए जिम्मेदार होंगे। उनमें फैमिली कोर्ट की महिला जज रीता कौशिक और पेशकर माधव के नाम शामिल है। इसके अलावा उसकी पत्नी रितिका सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया, उसका साला अनुराग सिंघानिया और रितिका के चाचा सुशील सिंघानिया, इन सबों के नाम लिस्ट में शामिल है। लेकिन इन 6 नामों में अतुल ने सबसे पहला नाम जो लिया वो फैमिली कोर्ट की महिला जज रीता कौशिक का था। अपनी कहानी में अतुल बताता है कि कोर्ट के अंदर जज साहिबा की नजरों के सामने उनका पेशकर रिश्वत लेता था। किसी को भी तारीख देनी है, किसी की तारीख कैंसिल करनी है, नई तारीख लगवानी है तो 50 रुपए में काम हो जाता था। ऊपर जज साहिबा देखकर भी आंखें बंद किए रहती थी, और अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया तो वही 50 रुपए बढ़कर 500 रुपए हो जाता था, जो मेरे केस में हुआ। अतुल को इन चीजों ने तोड़ कर रख दिया, और सबसे ज्यादा सदमा तो उसे तब लगा जब बिना किसी सुनवाई के उनकी जज साहिबा रीता कौशिक ने एक दिन एक फैसला सुनाया कि जब तक तुम मियां बीवी के तलाक का फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम मेंटेनेंस के नाम पर खर्चे के तौर पर अपनी पत्नी निकिता को हर महीने 80,000 रुपए दोगे। 40,000 उसकी बीवी के लिए और 40,000 उसके बच्चे के लिए। अब सोचने वाली बात है कि बीवी के लिए हर महीने 40,000 खर्च फिर भी चलेगा, लेकिन एक 2 से 3 महीने के बच्चे के खर्च के लिए 40,000 देना, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का इतना खर्च भला किस चीज में होगा।
खैर, अतुल का कहना था कि अभी तो फिर भी ठीक है, कल को महंगाई आ गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये 80,000 कल को 1 लाख होगा, फिर 1.5, 2, 3, पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। फिर वो ऊपर के कोर्ट में जाएगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अतुल ने कहा कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो इस बोझ के तले दबा रहेगा और हर दिन के साथ ये पैसे बढ़ते रहेंगे, उसकी भूख कभी कम नहीं होगी। उसकी पत्नी ने उससे यह भी कहा था कि अगर तुम सुसाइड भी कर लोगे, मर भी जाओगे, तो तुम्हारे परिवार वालों से पैसे ले लेंगे, क्योंकि वसीयत में मेरे हिस्से में भी कुछ आएगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह से टूट गया। जो पैसे अतुल अपनी पत्नी को दे रहा था, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल उसके ही खिलाफ अदालतों में हो रहा था। उसने सोचा कि अब उसे इस चेन को तोड़ना होगा। फिर वो इस दुनिया को छोड़ने का एक गलत फैसला लेता है। 9 दिसंबर को बेंगलुरु के अपने उसी कमरे में अतुल लैपटॉप ऑन करके बैठता है, कान में हेडफोन लगाता है और अपने सारे दर्द को बयां करना शुरू कर देता है। वो 1 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड तक अपनी पूरी कहानी बताता है और उसके जीवन के 6 किरदारों को भी बताता है और फिर कहता है कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट को मेल भी करूंगा, सारे प्रूफ भी दूंगा। इसके बाद अतुल कहता है कि जिस उम्र में मुझे अपने बुजुर्ग माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर जा रहा हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग के आखिर में वो कहता है कि इसके बाद मैं अपने परिवार से, फैमिली से फोन पर बात करूंगा और उसके बाद थोड़े से काम निपटाऊंगा और फिर मुक्ति पाऊंगा। और आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, थैंक यू। और यह कहकर वो अपनी कहानी खत्म कर देता है। लेकिन इस कहानी को खत्म करने से पहले वो अपनी 12 ख्वाहिशें बताता है और कहता है कि यह मेरी 12 इच्छा, द लास्ट विश है, जो पूरी हो जाए तो बेहतर होगा। इन 12 ख्वाहिशों में से उसकी पहली ख्वाहिश ये है कि उसके और उसकी वाइफ से रिलेटेड जो भी 9 केस अदालत में पेंडिंग है, उस केस की सुनवाई लाइव हो, लोगों के सामने, ताकि लोग जान सके कि इस केस की सच्चाई क्या है। दूसरी ख्वाहिश, मरने से पहले मैंने 23 पन्नों का जो ये नोट लिखा है और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 घंटे 21 मिनट 40 सेकंड का, इसे कोर्ट एक एविडेंस की तरह एक्सेप्ट करे। इसे अदालत मेरे इस केस की सुनवाई के दौरान एक सबूत माने। तीसरी ख्वाहिश, जौनपुर की फैमिली कोर्ट की वो महिला जज रीता कौशिक, उन्होंने मुझसे भी घूस मांगने की कोशिश की। मुझे लगता है इस केस का सही फैसला नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह केस यूपी के जौनपुर से ट्रांसफर होकर बेंगलुरु के कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। चौथी ख्वाहिश, मेरी बीवी मेरे बच्चे को ना तो ढंग से पाल सकती है और ना ही अच्छे संस्कार दे सकती है, इसलिए उसके बेटे की कस्टडी उसके बुजुर्ग माँ बाप ले और फिर उसका भाई उसे संभाले। पांचवी ख्वाहिश, मेरे मौत के बाद मेरी लाश को मेरी पत्नी, साले या उसके घर वाले, बाकी जो भी ससुराल के रिश्तेदार हैं, उसके बॉडी को छूना तो दूर, कोई उसकी डेड बॉडी के करीब भी ना आए। छठी ख्वाहिश, अगर अदालत मुझे सताने वालों को सजा देने में नाकाम हो जाए तो फिर मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। सातवीं ख्वाहिश, मेरे गुनहगारों को मैक्सिमम सजा दी जाए, हालांकि मुझे अपने देश के कानून पर यकीन नहीं है। आठवीं ख्वाहिश, मेरे माँ बाप को मेरे जाने के बाद झूठे केसों में न फंसाया जाए। नवीं ख्वाहिश, मेरे जाने के बाद मेरे गुनहगारों से यानी मेरी पत्नी, मेरे सास या सालों से कोई नेगोशिएशन ना की जाए, कोई बातचीत ना की जाए, समझौता ना किया जाए, उन्हें सिर्फ सजा दी जाए। 10वीं ख्वाहिश, मेरे मौत के बाद अगर मेरी वाइफ अदालतों में इस केस को वापस लेने की अर्जी डाले तो उसकी अर्जी को मंजूर ना की जाए, यह केस वापस ना लिया जाए तब तक जब तक कि उसकी पत्नी अदालत के अंदर जाकर ये ना कहे कि जो सारे केस मैंने दायर किए हैं वो सभी झूठे हैं। 11वीं ख्वाहिश, मुझे पता है कि मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर अदालत जाएगी। पिछले 2 सालों में वो कभी भी मेरे बेटे को लेकर अदालत नहीं आई, क्योंकि उसे पता था अगर वो बेटे को लेकर अदालत आएगी तो एक बाप बेटे से मिल लेगा, लेकिन बाप और बेटे को दूर रखने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन मेरी मौत के बाद वो बेटे को अदालत लेकर जाएगी, सिंपैथी के लिए, हमदर्दी के लिए। तो मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि ऐसे किसी ड्रामे के लिए उसकी पत्नी को इजाजत ना दी जाए। 12वीं ख्वाहिश, जबरन वसूली और इस केस मुकदमे अदालतों के चक्कर में अगर उसके माँ बाप को सताए जाने का सिलसिला अगर आगे भी मेरे जाने के बाद जारी रहे तो हो सकता है मेरे बुजुर्ग माँ बाप कोर्ट के पास जाएं और कहें कि आप हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, यानी कानूनी तरीके से हमें खुद मरने की इजाजत दे दीजिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए और आप न सिर्फ मेरे माँ बाप को बल्कि इस देश के तमाम पतियों को फॉर्मली औपचारिक रूप से मार डालें, क्योंकि न्यायपालिका ये जुडिशरी के इतिहास में अब ये काले युग की शुरुआत है। ये थी अतुल सुभाष की पूरी कहानी। इस पूरे कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ।